नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी में विराजे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। और मित्रों, आज का हमारा जो विषय है स्वतंत्रता, ये बहुत ही मजेदार विषय है। और इस विषय पर बात करते समय मुश्किल ये नहीं है कि क्या कहा जाए, मुश्किल ये है वक्ता के सामने कि कौन सी चीज छोड़ दें। तो खैर, स्वतंत्रता पर बात प्रारंभ करते हैं। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर कहीं वह बंधनों में है। साहित्यकार गोर्की ने इससे भी ज्यादा भीषण बात कही। वो जब मैंने पढ़ी तो मैं स्तब्ध हो गया। गोर्की ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जन्म के पहले 5 मिनट है। पृथ्वी पर हमारे आने के बाद पहले 5 मिनट जो है, केवल उतनी ही देर हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि 5 मिनट के बाद हमारे सिर पर नाम, परिवार, जाति, धर्म, संप्रदाय, विचारधारा, देश, क्षेत्र, भाषा, इतनी सारी जंजीरें लाद दी जाती हैं। और फिर हम जीवन भर उन जंजीरों को अपना आभूषण समझकर और न केवल उनको ढोते हैं बल्कि उनके लिए संघर्ष भी करते हैं, उनको बचाए रखने के लिए। तो कितनी मजेदार बात है ये कि गोर्की कहते हैं कि स्वतंत्रता पूरे जीवन में जन्म के बाद वो पहले 5 मिनट है कि जब तक हमारा कोई नाम नहीं रखा गया है तभी तक हम स्वतंत्र हैं। और जैसे ही नाम रखा जाता है, नाम के साथ ही 1000 किस्म की परिवर्तनाएं हमको जकड़ लेती हैं। स्वतंत्रता पर विचार करते हुए और गोस्वामी तुलसीदास भी याद आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही, कि अगर हम किसी अन्य के अधीन हैं तो सुख की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता पर आज ये चर्चा आपसे करते हुए, और मैं प्रयास करूंगा कि स्वतंत्रता के जितने आयाम हो सकते हैं उन आयामों को इस समय सीमा में छू लिया जाए, और उनका विवेचन ना भी हो सके तो कम से कम उनका स्मरण करने का हम प्रयास करें। इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज, इतना सुंदर नाम है, इतना सुंदर मंच है। और अगर इस मंच पर स्वतंत्रता की बात करते हुए मैं खुद को बहुत ही स्वतंत्र अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि प्रशासनिक जीवन में आप अधिकारी हैं। अधिकारी माने जिसके पास अधिकार है, अधिकारिता है, जिसके पास पावर्स हैं, एक्ट्स हैं, टैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं। लेकिन उतने अधिकार होने के बाद भी मुझे ये देखकर बहुत मजा आता है कि जिसके पास जितने ज्यादा अधिकार है, जिसके पास जितनी अधिक ताकत है, मैं उसको उतनी भीषण परतंत्रता में जकड़ा हुआ पाता हूं। और जैसे जैसे आपका पद बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका कद बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कायदे से आपकी स्वतंत्रता बढ़नी चाहिए, लेकिन वैसे वैसे आपकी मर्यादा बढ़ती जाती है और स्वतंत्रता घटती जाती है। तो ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। स्वतंत्रता की हम बात करें तो मानव सभ्यता के प्रारंभ से, जब से सभ्यता प्रारंभ हुई, तो वही थोड़े से दिन मुझे लगता है मुट्ठी भर दिन रहे होंगे स्वतंत्रता के, कुछ बरस रहे होंगे स्वतंत्रता के, कुछ सैकड़ों साल या कुछ हजारों साल या कुछ 1 लाख साल। हमारी करोड़ों वर्षों की मानव सभ्यता है, तो करोड़ों वर्षों में अगर 1 लाख वर्ष अगर स्वतंत्रता रही भी तो कोई बहुत बड़ा कालखंड वो नहीं है, एक छोटा सा ही समय है वह।
तो जब सभी लोग स्वतंत्र थे तो उसका परिणाम यह हुआ कि जंगल राज स्थापित हो गया। जंगल राज का अर्थ है कि जब सभी स्वतंत्र थे, परम स्वतंत्र न सर पे कोई वाली स्थिति जब थी, तो फिर कोई किसी को टोकने वाला नहीं था। जिसकी भुजाओं में दम है वो चाहे जिसकी संपत्ति छीन ले, चाहे जिसका शिकार छीन ले, चाहे जिसके वस्त्र छीन ले। घर तो उस जमाने में होते नहीं थे, प्राकृतिक रहवास होते थे, भीमबेटका टाइप की गुफाएं होती थी। तो जिसका लट मजबूत है वो वहां जाके कब्जा कर ले और कमजोर को खदेड़ दे। तो जब समाज में अराजकता फैल गई तो मनुष्यों ने बैठ के तय किया कि इतनी स्वतंत्रता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिस फ्रीडम इज इंजीरियस टू अवर हेल्थ। तो फिर मनुष्य समाज ने अपनी स्वतंत्रता को बैठकर सीमित किया। और कैसे सीमित किया कि पूरी मानव जाति ने राज्य का आविष्कार किया और राजा का आविष्कार किया और कानून का आविष्कार किया और उनको सर्वसम्मति से उनको जो है ऐसा तय किया कि भाई ये नियम रहेंगे। अब उसमें बहुत मजेदार बात यह हुई कि राजा बनने को कोई तैयार नहीं था। क्यों तैयार नहीं था? यार मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं, मैं अपना शिकार करता हूं, शिकार भून के खाता हूं, और नहीं तो जो है वृक्षों में जो फल लगते हैं जिस मौसम में वो खाता हूं, और मैं अपना जीवन शांति से जीता हूं, नदी का पानी पीता हूं, ना मुझे किसी कानून की जरूरत है। बारिश होती है तो मैं बारिश में नहाता हूं या नदी में स्नान करता हूं, और कोई नियम कायदा कानून कोई मेरे लिए बंधन नहीं है। तो बड़ा स्वर्ग जैसा जीवन लगता है। लेकिन अगर स्वर्ग जैसा रहा होता तो फिर हमने ये बंधन नहीं बनाए होते, कि मर्यादाएं नहीं गढ़ी होती और ये राज्य बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी होती। तो कुल मिलाकर फिर ये हुआ कि सारे विद्वान लोग इकट्ठे हुए, सारे नागरिक इकट्ठे हुए, सारे ग्रामीण इकट्ठे हुए, सारे कबीले इकट्ठे हुए, और उन्होंने आपस में तय किया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती है कि नदी से तुम पानी क्यों पहले पियोगे, हम पहले क्यों नहीं पिएंगे, और फल अगर पेड़ से गिरा है तो पहला अधिकार किसका, और शिकार का पहला अधिकार किसका, जिसने पहले देखा या जिसने पहले मारा या जिसने पहले उठाया उसका। तो ऐसे रोज रोज बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने लगी। तो उनसे मुक्त होने के लिए राज्य का आविष्कार हुआ, राजा का आविष्कार हुआ। पहले कबीले का मुखिया चुना गया, फिर धीरे धीरे परिवार का मुखिया, कबीले का मुखिया, समाज का मुखिया, राज्य का मुखिया, उसके बाद धर्म भी आ गया तो फिर धर्म का मुखिया। और ऐसे करके हमने अपनी स्वतंत्रताओं को धीरे धीरे इसलिए गंवा दिया क्योंकि उतनी स्वतंत्रता बर्दाश्त के बाहर थी और उससे एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि दर्द बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। तो जब राज्य का आविष्कार हो गया तो अब ऐसा हुआ कि भैया सारे राजा अच्छे थोड़े थे। तुलसीदास जी को ही मैं फिर याद करता हूं, उन्होंने लिखा, ऐसो को जन्मो जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कि ऐसा कौन है कि जिसको सत्ता मिली हो और घमंड ना मिले, उसको गर्व ना हो, उसको मद ना चढ़े सत्ता का, ये तो होता नहीं। तो फिर यह हुआ कि राजाओं ने, जो राजा प्रजा की सर्वसम्मति से चुनकर बिठाए गए थे, उन राजाओं ने जब एक बार कुर्सी पर बैठ गए और पहले कोई राजा बनने तैयार नहीं था, तो फिर यह हुआ कि भाई राजा इसलिए बनो आप क्योंकि हम आपको आपकी बात मानेंगे, राजा आप इसलिए बनो कि हम आपका सम्मान करेंगे, राजा आप इसलिए बनो कि हम आपको टैक्स देंगे, कर देंगे। और फिर राजा की बात को लोग माने, इसलिए राजा को सत्ता देने के लिए ये तय हुआ कि राजा में ईश्वरीय शक्तियों का रोपण किया गया। ये माना गया कि राजा, सनातन परंपरा में ये माना गया कि राजा विष्णु का अवतार है। और नेपाल का जो राजवंश था, जिसको अभी कुछ दशक पहले जिसको उसी के युवराज ने मिटा दिया, तो नेपाल के राजा को नेपाल की प्रजा भगवान विष्णु का अवतार मानती थी। मैंने थाईलैंड में देखा कि थाईलैंड के राजा की पदवी है राम नवम।
तो राम नवम का मतलब क्या कि ये भगवान राम की परंपरा से आते हैं और वो पहले राम थे, ये 9वें नंबर के राम है। तो ऐसे सभी जगह राजा को धार्मिक अधिकार भी सौंप दिए गए। और यूरोप और इंग्लैंड में तो यह हुआ कि राजा राज्य का मालिक तो था ही, चर्च का भी मालिक हो गया। तो ऐसे करके जब राजाओं को जब अधिकार बढ़े और राजाओं को जब मद आने लगा, तो मद में राजाओं ने प्रजा का जीवन मुश्किल कर दिया। राजाओं की सारी शक्ति प्रजा से मिली थी, लेकिन राजाओं ने इस बात को भूल के प्रजाओं को सताना शुरू कर दिया। टैक्स लेने की बजाय उनका खून चूसना शुरू कर दिया, उनका शोषण शुरू कर दिया। राजा का मन आए तो बेगार ले, राजा का मन आए तो चाहे जिसकी लड़की उठा ले, राजा का मन आए तो चाहे जिसको चाहे जहां पर जो भी सजा दे दे। अभी भी हम पुराने किलों में घूमने जाते हैं तो वहां बताया जाता है कि ये फांसी घर था, यहाँ पर फांसी देते थे, ये फला खूनी दरवाजा है। खूनी दरवाजा क्यों है कि बोले राजा यहीं से लोगों को फेंक देता था जिनको सजा देनी होती थी। तो जब राजाओं ने अत्याचार करना शुरू किया तो अब प्रजा फिर घबराना शुरू हुई और फिर से प्रजा ने स्वतंत्रता की मांग की। अगर यूरोप का इतिहास पढ़े, अमेरिका का इतिहास पढ़े, ऑस्ट्रेलिया का इतिहास पढ़े, मतलब दुनिया के किसी भी देश का इतिहास पढ़े, जापान या चीन का इतिहास भी मैंने पढ़ा, तो वो इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि 1215 में इंग्लैंड में लोग तंग आ गए अपने राजा से। जॉन था राजा, तो उसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया और राजा को बाध्य किया। और पहली बार राजा ने प्रजा के अधिकारों को, सामंतों के अधिकारों को मान्यता दी 15 जून 1215 में, और उसको नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र। इसमें प्रजा के क्या अधिकार होंगे, सामंतों के क्या अधिकार होंगे, वो उन अधिकारों को राजा ने स्वीकृति दी कि ये आपके अधिकार होंगे, आपकी संपत्ति ऐसे नहीं छिनेगी, आपका सम्मान बरकरार रहेगा। ऐसी ही स्थिति दूसरे देशों में भी बनी। फ्रांस क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, 1789 में फ्रांस क्रांति हुई। तो फ्रांस क्रांति क्यों हुई? 3 मुख्य मांगे थी फ्रांस क्रांति की और 3 मुख्य उपलब्धियां मानी गई। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। तो स्वतंत्रता की मांग को लेके, राजा और सामंतों के अत्याचारों से मुक्ति की मांग को लेकर और फ्रांस के लोगों ने विद्रोह किया और वहां क्रांति हुई। लुई 16वां जो अंतिम शासक था और उसकी रानी मैरी एंटोनेट, दोनों को कैद किया और बाद में उनको मार दिया। 1789 के पहले 1776 में अमेरिका में लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। और आपको याद होगा कि 1857 में हम हिंदुस्तानी लोग भी ब्रिटिशों की गुलामी के खिलाफ खड़े हो गए और वो हमारी आजादी का पहला बड़ा संग्राम था। ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने धूर्तता से उसको सिपाही विद्रोह कहकर उसको टालने की कोशिश की, उसको कमतर दिखाया, लेकिन महान देशभक्त वीर विनायक सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, जिनको हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने और बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्टडी करके, रिसर्च करके और ये साबित किया कि दैट वाज द फर्स्ट वार ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। हमारी स्वतंत्रता के का पहला संग्राम था वह। तो हमारी स्वतंत्रता का जो पहला संग्राम था, उसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह भारत में जगह जगह पर हुए थे। 1842 में और अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने विद्रोह किए थे, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो विद्रोह था वो 1857 का विद्रोह था। और उसके बाद की कहानी आप जानते हो कि बाद में कैसे पुनर्जागरण हुआ, फिर आजादी की लड़ाई चली, फिर गांधी जी आए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन और तमाम तरह के आंदोलनों की एक पूरी धारा थी। नमक सत्याग्रह, और दूसरी तरफ जो है क्रांतिकारियों ने
अपना संघर्ष किया और अंग्रेजों को तंग कर दिया, तो चाहे सरदार भगत सिंह हो या उनसे बहुत पहले सूर्यसेन दास हो बंगाल में, या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, असंख्य सेनानियों ने, चाहे महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के हो, असंख्य सेनानियों ने अपनी अपनी जगह पर उठ खड़े हुए, न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी, न केवल नगरों के लोग बल्कि साधारण ग्रामीण भी, और सबने अंग्रेजों का ईंट से ईंट बजा दिया। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज बनाई और कैसे स्वतंत्रता इस देश को मिली, वो एक अलग कहानी है। मैं आपको एक मजेदार चीज की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं कि फ्रांस वाले अपने देश में तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसी समय वो दुनिया के दूसरे देशों की स्वतंत्रता का हरण कर रहे थे। यूरोप के लगभग सभी प्रमुख देशों के लोग अपनी अपनी आजादी की लड़ाई के लिए लड़े और स्वतंत्र भी हुए, लेकिन अपने लिए उनका कानून अलग था और दूसरों के लिए अलग था। कि अपने देश में तो उनको स्वतंत्रता चाहिए थी, मानवाधिकार चाहिए थे, समानता चाहिए थी, लेकिन इन्हीं लोगों ने जो खुद के लिए स्वतंत्रता मांग रहे थे, उन्होंने एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में हर जगह लोगों को गुलाम बना रखा था। तो ये मनुष्य के दोहरे चरित्र का एक दुखद लेकिन रोचक अध्याय है। अभी तक मैंने जो बात की वो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात है। सही बात तो यह है कि स्वतंत्रता विविध आयामी है, और आज की दुनिया में, आज जिस आधुनिक संसार में हम रहते हैं, इसमें स्वतंत्रता को नापने के ढेर सारे इंडेक्स हैं। और ये जो इंडेक्स हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि 15 अगस्त 1947 को जो राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिली थी, वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता थी, और अभी कितना काम बाकी है प्राथमिक सुविधाओं का संग्राम बाकी है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के देशों में आधुनिक समय में स्वतंत्रता को नापते कैसे हैं, कौन कौन से इंडेक्स हैं। तो सबसे लोकप्रिय इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कि दुनिया के किस देश में, दुनिया में लगभग 195 स्वतंत्र देश हैं। इन 195 स्वतंत्र देशों में किस देश में सबसे ज्यादा आजादी है नागरिकों को, और किस देश में सबसे कम आजादी है। तो दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा आजाद देश, जहां नागरिकों को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है, वो माना गया है आज की तारीख में सन 2022 में न्यूजीलैंड, कि न्यूजीलैंड में नागरिकों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा है। और सबसे कम स्वतंत्रता जिस देश में है, उस देश का नाम है उत्तर कोरिया, जहां पर एक तानाशाह राज्य करता है। मैंने आपसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की। हम भारतीय बहुत इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ी स्वतंत्रता है और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारी इस डेमोक्रेसी का एक चेहरा ये भी है कि दुनिया में 190 देशों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है, गेस करिए कौन सा होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दम्भ हमारे पास है, तो हमारा स्थान तो टॉप 10 में होना चाहिए, लेकिन हमारा स्थान है 150वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। फिर एक इंडेक्स चलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में आपको ताज्जुब होगा
कि दुनिया के देशों में हमारा स्थान 131वां है, 131वां स्थान है। मतलब हम बहुत ही नीचे हैं एक देश के तौर पर, यानी कि हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। इसी तरह आर्थिक विकास सूचकांक में भी हमारी हालत कोई अच्छी नहीं है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता जरूर हमारे पास है, लेकिन ऊर्जा स्वतंत्रता वो उन देशों पर निर्भर है, न केवल हमारी बल्कि यूरोप की भी, कि जिनके पास ऊर्जा के भंडार है। शिक्षा की स्वतंत्रता, हमारा संविधान कहता है हर नागरिक को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश की सभी सरकारों ने इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है, कठोर परिश्रम किया है, लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं कि अभी मंजिलें बाकी हैं। अच्छे स्वास्थ्य की स्वतंत्रता, आप जानते हैं कि इसमें भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे संविधान ने हमको जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को अगर आप देखेंगे तो उन अधिकारों में जो हमारे अधिकार हैं वो हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये सारी फ्रीडम के डिक्लेरेशन के बाद भी आप समझते हैं कि कितना कुछ किया जाना बाकी है। तो ये स्वतंत्रता के कुछ अन्य आयाम हो गए जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है, लेकिन इन आयामों को समझने के साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि असल में स्वतंत्रता भला क्या है। क्योंकि दुनिया में जिससे भी मिलो, आप राजा से मिलो चाहे रंग से मिलो, हर आदमी स्वतंत्रता का इच्छुक है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता की खोज में है और हर व्यक्ति परतंत्रता से परेशान है। जो लोग नौकरी करते हैं वो बॉस से परेशान है, वो बॉस से स्वतंत्र होना चाहते हैं। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है वो कुंवारेपन से स्वतंत्र होना चाहते हैं, और जिनकी हो गई है वो पति या पत्नी से स्वतंत्र होना चाहते हैं। अदालतों में हजारों लाखों मामले हैं डाइवोर्स के, और ये तो चरम स्थिति है कि जब आदमी वो मामले दायर करने गया है, अगर ये स्वतंत्रता मिल जाए लोगों को कि दाम्पत्य जीवन से स्वतंत्र होने की स्वतंत्रता, तो मेरे ख्याल से आज जितने लोग हैं, जितने स्त्री और पुरुष शादीशुदा हैं, इसमें कम से कम 25 से 50% लोग तत्काल स्वतंत्र हो जाएंगे, तत्काल वो फ्रीडम की घोषणा कर देंगे। ठीक है, तो फिर आप ये सोचिए कि जिस संसार में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस बहुस्तरीय व्यवस्था में हम रहते हैं, इसमें कितनी स्वतंत्रता संभव है और क्यों, कब कब कब। और एक और मजेदार बात है, स्वतंत्रता इतनी जोरदार चीज है कि हम लेना तो चाहते हैं, हम भारी व्याकुल है, कहीं मिल जाए तो हम खरीद लें, मौका पड़े तो छुड़ा लें। लेकिन बहुत मजेदार बात है ये, और हमारे दोहरे चरित्र को बताती है कि हम स्वतंत्रता लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते किसी को। पिता चाहता है, माता चाहती है कि बेटा या बहू चाहे कितने भी बड़ी उम्र के हो गए हो, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ हमारा नियंत्रण रहे। हम अपने बेटे बहू को या बेटियों को फ्री नहीं करना चाहते, स्वतंत्र नहीं करना चाहते।
और ये स्थिति हर व्यक्ति की, हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर बॉस ना रहे, लेकिन हम अपना बॉसिज्म नहीं छोड़ना चाहते। तो ये जो स्वतंत्रता का एक मजेदार पहलू है, इसको हम सभी जीते हैं, सब इसका आनंद लेते हैं और हम सभी इसमें मरते भी। अब एक और चीज है स्वतंत्रता में कि स्वतंत्रता हम चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता की कीमत नहीं देना चाहते। कैसे? आप देखिए कि जिस अखबार की कीमत 100 रुपए होना चाहिए, कम से कम 100 रुपए होना चाहिए हमारे दैनिक अखबार की कीमत। दुनिया में सबसे सस्ता अखबार भारत में आता है 2 रुपए में, 3 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में। 10 रुपए से महंगा मेरे ख्याल से शायद हिंदू अखबार जो है वो शायद हो सकता है 12-15 रुपए का हो। बाकी सारे अखबार हमारे 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। अखबार हमें सस्ता चाहिए। टीवी पर प्रोग्राम, न्यूज चैनल हमें लगभग मुफ्त में चाहिए, लगभग मुफ्त में। इसका परिणाम आप समझते हैं क्या? इसका परिणाम यह है कि हमारे अखबार कहने भर को स्वतंत्र है। हमारे यहाँ जितने अखबार छपते हैं वो सारे अखबार विज्ञापनों से चलते हैं, आप जानते हैं इस बात। तो जो विज्ञापन देता है, जो भी विज्ञापन देता है, चाहे वो कोई जादुई दवा बेचने वाला आदमी हो या फर्जी प्लॉट बेचने वाला आदमी या कुछ भी सामान आपको टिकाने वाला व्यक्ति, कंपनी, संस्थान, जो भी है, तो जब अखबार की कीमत वो चुका रहे हैं और उनकी कीमत चुकाने की वजह से, उनके विज्ञापन देने की वजह से हमें अखबार लगभग मुफ्त में मिल रहा है। मतलब 100 रुपए का अखबार 10 रुपए में मिल रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपनी स्वतंत्रता बेच दी है 10 रुपए में, क्योंकि उस अखबार में वो नहीं छपेगा जो आपके हित में है। उस अखबार में वो छपेगा कि जो विज्ञापन देने वाले के हित में है। आज बहुत सारे ऐसे समाचार चैनल प्रारंभ हुए हैं कि जो पेड चैनल है। पेड चैनल का मतलब है कि उन्होंने ये कसम खाई है कि हम किसी का विज्ञापन नहीं लेते, हम न बाजार का विज्ञापन लेंगे न सरकार का विज्ञापन लेंगे, हम जनता को सही सही बात बताएंगे और जनता हमारी कीमत उठाए। लेकिन हम लोगों को मुफ्तखोरी की ऐसी आदत पड़ गई है कि हम उनकी कीमत नहीं चुकाना चाहते। हम तो भंडारे में खाने वाले लोग हैं, लंगर में खाने वाले लोग हैं, हम होटल का बिल क्यों भरे? ये मानसिकता जिस समाज की हो, वो समाज बहुत दिन तक स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसकी स्वतंत्रता एक ढकोसला है। स्वतंत्रता की एक कीमत है और वो कीमत है सतत जागरूकता। और अगर हम धर्म के नाम पर सो जाएंगे, अगर हम जाति के नाम पर सो जाएंगे, अगर हम मुफ्त की चीजें लेकर वोट देते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता का विदाई हम कर चुके हैं। अब जो बाकी है वो एक औपचारिकता है। इस तथ्य को हमें समझना होगा। और अगर हम वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं अखबार सच लिखे, तो हमें सच की कीमत भरने को तैयार रहना चाहिए। भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा स्वतंत्रता के बारे में क्या कहती है? भारतीय परंपरा मर्यादा में जीने की पक्षधर है। यूरोप के लोग उच्छृंखल जीवन जीते हैं, मर्यादाहीनता का जीवन जीते हैं, उसको भारतीय मनीषा पसंद नहीं करती। हम उस यूरोपियन जीवन, पाश्चात्य जीवन पद्धति को अस्वीकार करते हैं जिसमें यह पता ही नहीं होता कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी पत्नी है और कौन किसकी पुत्री है। हमारे ऋषियों ने एक ऐसा मर्यादा संपन्न जीवन तंत्र खड़ा किया कि जिसमें
स्वतंत्रता सबको है, लेकिन एक मर्यादा के अंदर है, एक गरिमा के साथ है। गरिमाहीन स्वतंत्रता, अमर्यादित स्वतंत्रता न व्यक्ति के लिए अच्छी है, न परिवार के लिए अच्छी है, न समाज के लिए अच्छी है, और न देश के लिए अच्छी है। जिन परिवारों में अनुशासन नहीं होता वो परिवार नष्ट होते हैं, वो परिवार बिखर जाते हैं। और इसीलिए परिवार के मुखिया की ये जवाबदारी है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता देते हुए भी, उनकी मनोभावना को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देते हुए भी एक दिशा सूचक यंत्र की तरह उन्हें समय समय पर सही मार्ग बताता रहे, दिखाता रहे, ये आवश्यक है। सनातन परंपरा में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 में स्वतंत्रता कहाँ है, सोचा है कभी आपने? हमारे उपनिषद, सारा वेदांत, हमारे भारतीय वाङ्मय और हमारी जितनी धार्मिक परंपराएं हैं, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे द्वैतवादी है, चाहे अद्वैतवादी है, हमारी जो भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं, जो जीवन पद्धति है, वो ये मानती है कि ये शरीर भी एक परतंत्रता है, ये शरीर भी एक परतंत्रता है। वो पहले बचपन में हम लोग एक भजन सुनते थे कि इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। तो ये शरीर भी एक परतंत्रता है, और इस शरीर की परतंत्रता में मनुष्य पढ़कर शरीर का दास न हो जाए, अपनी इंद्रियों का दास न हो जाए, इसके लिए सनातन परंपरा ने चौथा पुरुषार्थ रखा, मोक्ष। मोक्ष यानी लिबरेशन, लिबरेशन यानी लिबर्टी, लिबर्टी माने स्वतंत्रता। तो सनातन परंपरा ये कहती है कि जो मनुष्य जीवन है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य का जीवन है, ये है कि हमें हमारे अंदर जो दिव्यता है, मनुष्य के अंदर जो दिव्यता है, उस दिव्यता का प्रकटीकरण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, कि हम सभी उस परमात्मा के अंश हैं। हम इस तथ्य को जान सकें कि हम परमात्मा के अंश हैं, और हम अपने ब्रह्मत्व को जान सकें, यही हमारी स्वतंत्रता है। तो मोक्ष यानी स्वतंत्रता। कि संसार रूपी जो माया जाल है, ये जो भ्रम से भरा हुआ संसार है, माया से, मोह से, कुटिलता से, भौतिकतावाद से, इससे मुक्त कैसे हो? इससे मुक्त होने का रास्ता जो हमारे ऋषियों ने बताया है वो है असंग, वो है मोह से मुक्ति, वो है त्याग, वो है दूसरों की सेवा, परोपकार। क्या कहते हैं हमारे यहाँ? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो इसको अधमाई क्यों कहा? दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को। इसलिए कहा कि आप दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो आप दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं, और जो भी दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट करता है, असल में वो खुद की स्वतंत्रता को भी नष्ट कर रहा होता है, हालांकि उसको समझ नहीं होती है। मैं अक्सर सुबह जब देखता हूं लोगों को महानगरों में अपने कुत्ते को चैन में बांध के टहलाते हुए, तो मैं मन ही मन मुस्कुराता हूं, मुझे हंसी आती है, और मैं सोचता हूं कि ये भाई साहब समझ रहे हैं कि ये कुत्ते को टहला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि शायद कुत्ता भी यही सोचता होगा कि मैं इनको टहला रहा हूं। दिखता ऐसा है कि उन्होंने कुत्ते को चैन में बांध रखा है, लेकिन सत्य ये है कि कुत्ते ने भी अपनी चैन में इनको बांध रखा है। तो अगर आप सुख चाहते हैं जीवन में, तो आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा, और स्वतंत्र होने के लिए आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर आप पत्नी पर या भृत्य पर या अन्य किसी पर निर्भर हैं किसी चीज के लिए, तो आप मानकर चलिए कि अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी है, और गिरवी रखी हुई स्वतंत्रता
आपको सुख अवश्य देगी, पर उतना ही सुख देगी जितना गिरवी रखने पर मिलता है। तो समझने की बात हमारी यह है कि हम में से हर एक को अधिकार है स्वतंत्र होने का, पर याद रहे स्वतंत्रता भी मर्यादा के भीतर सुंदर होती है। नदी तब तक नदी है जब तक किनारों के बीच में बहती है। समुद्र तब तक शुभकारी है जब तक समुद्र की लहरें सुनामी बनकर बस्तियों पर हमला नहीं करती, बल्कि तटों के बीच के विस्तार में खेलती है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि स्वतंत्रता के बिना सुख संभव नहीं है। स्वतंत्रता हर प्राणी को चाहिए। तो अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो पहली चीज ये है कि आपने जिनकी स्वतंत्रता का हरण कर रखा है, थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता उनको दीजिए, उनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान आने दीजिए। उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी तो ये मुस्कान कई गुना अधिक होकर आपके चेहरे पर लौटेगी, गारंटी है इस बात की। मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि भगवान हनुमान जी भगवान के पास गए, भगवान राम के पास गए और उनको कहा कि प्रभु अब सब हो गया, सेवा हो गई, पूरा जीवन हो गया, अब मैं मोक्ष का आकांक्षी हूं, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो भगवान राम ने मुस्कुराए और भगवान राम ने मुस्कुराकर उनको कहा कि हनुमान, आपका मोक्ष तो तय है, क्योंकि आपने जीवन भर सेवा की, क्योंकि आप जीवन भर दूसरों की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। माता जानकी की स्वतंत्रता के लिए आपने समुद्र पार किया, तो आपका मोक्ष तो आपने पूरा जीवन भर जिया है, लेकिन फिर भी आपको मोक्ष आप मांग रहे हो। तो मेरी मर्यादा है कि भक्त कुछ मांगे तो मैं उसको मार्ग बताऊं। तो ऐसा करो कि अगर मोक्ष चाहिए तो मांडूक्य उपनिषद पढ़ो। मांडूक्य उपनिषद में पूरा वेदांत का सार है, और मांडूक्य उपनिषद में मैं आपको बताऊं कि सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, और उसमें केवल 12 श्लोक हैं, 12 मंत्र हैं। तो हनुमान जी ने कहा, भगवान हम वानर आदमी, कहाँ आप हमें ये उपनिषद में उलझा रहे हो, कहाँ मांडूक्य पढ़ने जाएंगे, कोई और दूसरा तरीका बताइए। तो भगवान ने कहा, हनुमान मैंने तुम्हें अपना प्रिय समझ के सबसे सरल तरीका बताया था, सबसे छोटा उपनिषद बताया जिसमें कुल 12 श्लोक है। अब अगर तुमको ये 12 श्लोक नहीं पढ़ने हैं तो 108 उपनिषद है, वो पढ़ो तुम, तो भी तुम मोक्ष पा जाओगे। तो इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका जीवन स्वतंत्रता का अधिकारी है। लोकमान्य तिलक को याद कीजिए, लोकमान्य तिलक ने ये कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मैं चाहूंगा कि IOIC के इस मंच से आज आप भी ये मंत्र लेकर जाएं कि आइए हम स्वतंत्रता की ओर 4 कदम बढ़े। मोह से स्वतंत्र हो, लालच से स्वतंत्र हो, नफरत से स्वतंत्र हो, घृणा से स्वतंत्र हो, भ्रम से स्वतंत्र हो, और बृहदारण्यक उपनिषद का जो महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अपने इस ब्रह्म स्वरूप को जानने की कोशिश करें तो आप इसी क्षण से आपकी स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ होती है। आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं कहूंगा कि पूरी स्वतंत्रता पूर्वक आप अब मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, बहुत ही सारगर्भित ये था, लेकिन सर मैं आजकल बड़ा व्यथित हूँ व्यक्तिगत रूप से कि क्या हमने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने पूरे सामाजिक ताने बाने को हिला के नहीं रख दिया। विगत की घटनाओं को अगर मैं देखूं, मेरा प्रश्न यह है कि मैं शिक्षा विभाग से हूं, तो हम किस स्तर पर बच्चों पर काम करें कि एक ऐसे समाज की संरचना या कल्पना कर सकें जहां द्वेष और घृणा में किसी हद तक कुछ कमी आए, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस स्तर पर दुरुपयोग ना हो और उसकी ऐसी प्रतिक्रिया ना हो।
बहुत मूल्यवान प्रश्न आपने पूछा है, और सिर्फ शिक्षकों को ये गौरव है और ये अवसर है, माता पिता के समान ही, कि भावी पीढ़ी कैसी हो इसे आप निर्धारित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपके विद्यार्थी हैं, उन्हें आप क्लास में जो पढ़ाते हैं उससे तो वो सीखते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सीखते हैं वो समाज को देखकर, अपने माता पिता का व्यवहार देखकर, समारोहों और कार्यक्रमों में लोगों का कार्य व्यवहार देखकर, और कक्षाओं में और विद्यालयों में और संस्थानों में अपने शिक्षकों का कार्य व्यवहार देखकर। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन्हें सिखाना कुछ चाहते हैं और वो सीख कुछ और जाते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो चीजें हम बच्चों को कभी नहीं सिखाते, वो सबसे ज्यादा लगन से वो चीजें सीखते हैं। जैसे गालियां हम कभी नहीं सिखाते उनको, लेकिन हम लोगों ने भी बड़ी तत्परता से गालियां सीखी जब विद्यार्थी थे तो, और हर पीढ़ी बहुत तत्परता से सीखती है, जबकि हर जगह कहा जाता है कि नहीं, गालियां बुरी चीज है। तो सीखते कहाँ से? वो सीखते हैं सुनकर, पिता से, माँ से, चाचा से, भाई से, ताऊ से, शिक्षक से, अन्य लोगों से। जब वो गाली किसी को देते हुए सुनते हैं तो वो गाली सीखते हैं। आप जो कर सकते हैं आप वो कर रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने, आज भारत जैसा भी है, बहुत अच्छा है तमाम खामियों के बावजूद, और इसका श्रेय हमारे शिक्षकों को है। हमारा समाज आज जैसा है, इससे भी ज्यादा विकृत होता अगर हमारे शिक्षकों ने बच्चों को अच्छी बातें सिखाने का प्रयास नहीं किया होता, या माता पिता ने अपने घरों में अच्छी बातें नहीं सिखाई होती। अब सवाल सिर्फ इतना है कि हमें उस अच्छे डोज को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है, और वो कहकर नहीं, पढ़ाकर नहीं, अपने आचरण में उतार कर ही हम उन्हें सिखा सकेंगे। बस, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भी तुलसीदास जी को याद करते हुए कि सिया राम मैं सब जन जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं। और साथ में आपने 1 घंटे में जो हमें जानकारी दी, वास्तव में वैश्विक इतिहास बताया, साथ में हमारी पाश्चात्य सभ्यता से हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता उसको सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित किया, और साथ ही हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष बताए। और इसके बाद अष्टांग योग का पहला भाग यम, उसका प्रथम भाग होता अहिंसा, उसको भी आपने अपने इस स्वतंत्रता में जो है समावेश कर दिया। अब मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन कि हम स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन यह परिधान, जैसे मैं भी एक शिक्षक हूं और साथ में जिला युक्त प्रभारी भी हूं, तो एक परिधान के रूप में स्वतंत्रता के कई बार बहुत से लोगों ने विचार रखे हैं, लेकिन परिधान जो चाहे वो मतलब पुरुष के हो या स्त्रियों के हैं, इसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि परिधान, हर एक देश में जो परिधान लोग पहनते हैं, हर भौगोलिक क्षेत्र में, ये वहां के ऋतुओं के आधार पर विकसित हुए हैं जी। अगर साउथ इंडिया हम जाते हैं तो हम देखते हैं सब लोग केवल कमर के नीचे धोती पहनते हैं, और अगर हम भिंड मुरैना जाएंगे, जहां का मैं रहने वाला हूं, तो वहां गर्मियों में हम लोग बनियान को पहनते नहीं है। भिंड में, मुरैना में गर्मी के कारण हम उसे कंधे पर डाल के रखते हैं, ठीक है। और अगर कोई मिलने आ गया तो बनियान पहन ली कि भाई संकोच में, मर्यादा की वजह से, अन्यथा उसको कंधे पर डाल के रखते हैं, ठीक जी। प्रत्येक परिधान सुंदर है, कोई परिधान अश्लील नहीं है। दुनिया का कोई परिधान अश्लील नहीं है। मनुष्य ने अपनी यात्रा वहां से प्रारंभ की थी जब कोई परिधान होता ही नहीं था, ठीक है। तो अगर कोई शरीर पर एक धागा भी धारण करता है तो मैं कृतज्ञ हूं कि चल भैया, आपने असभ्यता से सभ्यता की तरफ एक कदम बढ़ाया, ठीक। और व्यक्तिगत तौर से मुझे भारतीय परिधान बहुत पसंद है,
अभी अगर आप देख रहे होंगे तो अभी भी मैंने जो पहना हुआ है ये हमारा भारतीय परिधान ही है। और मेरी वर्षों से इच्छा है कि मैं अपने ऑफिस में भी धोती पहनकर जाऊं, परम सुख की धोती पहनकर। केवल इसलिए नहीं जाता हूं कि मुझे लगता है कि अगर मैं पहन के जाऊंगा तो अभी वो मीडिया सनसनी बन जाएगी और अनावश्यक जो है एक लोग, कुछ को लगेगा कि ढोंगी है, कुछ को लगेगा पाखंडी है, कुछ को लगेगा कि ये कोई हिंदुत्ववादी है, किसी को लगेगा कि ये पुरातनवादी है, रूढ़िवादी है। तो इस संकोच में मैं अभी तक मैंने साहस नहीं किया है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे पसंद है कि भारतीय परिधान जिस इलाके में जो परिधान विकसित हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ। जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि विद्यालयों में बालिकाएं या चाहे जो भी महिला अर्धनग्न स्थिति में, उसके संबंध में आपके विचार जानना चाह रहा था मैं। इसके संबंध में मेरा मानना ये है कि शासकीय विद्यालयों में और अशासकीय विद्यालयों में भी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के हिसाब से लड़कों की भी ड्रेस वैसी ही होनी चाहिए और लड़कियों की भी ड्रेस वैसी ही होनी चाहिए। जी सर। स्कर्ट हमारी ड्रेस नहीं है। सही है सर। दैट्स क्लियर। बिल्कुल। प्रणाम सर। प्रणाम। बहुत अच्छी आपने बात रखी। मैं अन्य व्यक्ति के आने के पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने दो बातें रखी हैं कि नियम और स्वतंत्रता, शक्ति और स्वतंत्रता एक दूसरे के विक्रम हैं। तो फिर नियम तो एक व्यवस्था है कि स्वतंत्रता की का सौदा है। मैं किस रूप में देख पा रहे हैं आप इसको? देखिए, बहुत बहुत मजेदार प्रश्न आपने पूछा है। मैं स्वतंत्र हूं तो मेरी स्वतंत्रता मुझे अधिकार देती है कि मैं बाजार में जाऊं तो दोनों हाथ फैलाकर चलूं। लेकिन अगर हर व्यक्ति बाजार में दोनों हाथ फैलाकर चलेगा तो मेरी स्वतंत्रता असल में वहीं तक है जहां तक दूसरे का मुंह शुरू नहीं होता। तो नियम और स्वतंत्रता का एक संतुलन आवश्यक है। वो संतुलन हमारे सनातन परंपरा ने बनाया था और पाश्चात्य परंपरा ने उसे कानूनों के रूप में अलग तरह से बनाया, लेकिन वो आवश्यक है। जी, थैंक यू। और दूसरी बात मैं आपसे एक स्टैटिस्टिकल चर्चा करूंगा कि जो आपने पैरामीटर्स की बात की, इंडेक्स की बात की, स्वतंत्रता के इंडेक्स की बात की, यदि अफ्रीकन देश छोड़ दें तो हम देखेंगे कि हमारे देश में भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वो बहुत विषम है पूरे देश में। और उन सारी बातों को लेकर हम उन पैरामीटर्स को यूनिफॉर्मली लागू करें और फिर पैरामीटर्स के रिजल्ट निकाल पर हम अपने आप को स्वतंत्र करें कि इंडेक्स में 186 पर या 150 पर आते हैं, तो शायद ये ईमानदारी हमारे जैसे देशों के साथ उचित नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है। देखिए, क्या है कि हाथी की अपनी समस्याएं होती है और चींटी की अपनी समस्या होती है। जी, ठीक। भारत एक देश नहीं है, ये एक महादेश है। और महादेश तब है कि जब हमारे कई टुकड़े हो चुके हैं उसके बावजूद। ठीक है, अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी लोग हैं नॉर्वे के, वो सबसे ज्यादा सुखी लोग हैं। ठीक। और सबसे ज्यादा दुखी लोग मैंने आपको बताया कि उत्तर कोरिया में हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अमेरिका में होती है। पैरामीटर्स, यूएनओ की ये लिमिटेशन है कि उनको पैरामीटर्स सबके लिए एक जैसा बनाना होता है। एक भारतीय के तौर पर मैं ये सोचता हूं कि हमें पैरामीटर चेंज करवाने की जरूरत नहीं। हमें इन पैरामीटर्स को बीट करने की जरूरत है। हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें तो हम इन पैरामीटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं कि और धार्मिक और सारी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है, मनुष्य मनुष्य का सम्मान करे, समाज समाज का सम्मान करे, हम सह अस्तित्व को हृदय से स्वीकार करें। यही एकमात्र रास्ता है। अब अभी तो क्या है कि हमारे लोगों ने कहा
रहमान अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास। ये हमारा आदर्श है। और व्यवहार क्या है हमारा? हम अखंड भारत, मेरा एक शेर है, हम अखंड भारत का सपना देख रहे हैं बरसों से, लेकिन पुरखों की संपत्ति में भाई भी स्वीकार नहीं। ये हमारा दोहरा चरित्र है। धन्यवाद। अगला प्रश्न। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमारी आजादी तो है, लेकिन हमारी आजादी को लोग दबाव तोड़ मरोड़ करके मतलब वो अधिकार नहीं दे रहे हैं जैसे हम चल रहे हैं, और जो अधिकार हमको पाना चाहिए, हमें सत्य की आजादी चाहिए और सत्यता नहीं मिल रही है, क्यों ऐसा? देखिए ऐसा है कि मैंने अपने व्याख्यान में कहा था, अपनी वार्ता में कहा था जी कि हम लेना तो चाहते हैं, देना नहीं चाहते। नहीं देना, हाँ बिल्कुल सही सर, आप बता दीजिए। नहीं चाहते। और हर आदमी अगर अपने अपने हिस्से का दूध दबा के बैठ जाए और मंदिर में हर आदमी पानी चढ़ा दे, तो मंदिर में दूध इकट्ठा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। धन्यवाद। सर आज आपने जो व्याख्यान दिया वो एक्चुअली 1 आवर्स में सीरियसली मेरे मन में बहुत सारे इससे पहले द्वंद्व चल रहे थे, जो काफी हद तक मैं उनको सुलझा पाने के लिए समर्थ हूँ। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि आज के जो टीनेजर्स हैं, मीन्स जो यंग जनरेशन है, उनको अपन किस हद तक स्वतंत्रता दे सकते हैं? मीन्स मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी अपने प्रश्न को कि जैसे आज के टीनेजर्स की डिमांड रहती है, फोन का आजकल बहुत चल गया है कि उनकी स्टडी फोन के थ्रू होती है, बच्चों को अपना एक सेपरेट रूम चाहिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस चीज को लेके थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, मीन्स कि हम बच्चे को इतनी स्वतंत्रता दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। कई बार उनको लगता है कि हाँ हमारा बच्चा शायद सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि ठीक है इनकी लाइफ है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, हमने प्रयास किया समझाने का, अब हम इनको इनकी समझदारी पर ही छोड़ते हैं। मीन्स एक तरीके से उनको स्वतंत्र करते हैं। बच्चों के ऊपर अगर पेरेंट्स रोक टोक लगाते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता है। मीन्स कहने का मतलब है, जैसे आपने बोला कि जब हम यंग जनरेशन में थे तो गालियां हम जानते थे कि बुरा होता है, लेकिन हमको सिखाया जाता था गालियां देना बुरा होता है, लेकिन हम गालियां देने की तरफ अट्रैक्ट होते थे, हम गालियां देते थे। तो आज का जो, अगर मैं बोलूं कि अगर हम किसी 14, 15 या 16 ईयर के बच्चे को आज का जो वीडियो दिखाएं तो शायद ही उनको कुछ समझ में आएगा। तो इस विषय में अगर मैं किसी टीनेजर को समझाने की कोशिश करूं तो मैं किस तरीके से उनको समझा सकती हूं और एक किस लिमिट तक हम उनको स्वतंत्रता दे सकते हैं? जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि घर का जो मुखिया होता है, स्वतंत्रता के साथ साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। तो मैं बस ये चाह रही थी कि हम टीनेजर्स को इस चीज को किस तरीके से समझा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो टीनेजर्स होते हैं, टीन एज एक डायनामाइट एज होती है। इस उम्र में व्यक्ति के अंदर ऐसे हार्मोन्स जन्म लेते हैं कि वो हार्मोन्स इतनी एनर्जी पैदा करते हैं, समझिए कि बच्चे के शरीर में एक परमाणु विस्फोट हो रहा है, वो बेटा है चाहे बेटी है, और वो परमाणु विस्फोट उसके चीजों को देखने के तरीके को एकदम बदल देता है। और ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। ये समय बेहद सावधानी का है, निगाह रखने का है, मार्गदर्शन करने का है। हमारे बच्चे पाल कर बड़े करना एक बहुत बड़ी तपस्या है। हरे पौधे हैं, हरा पौधा ये कहता है कि हमें आजाद कर दो, ये जो फेंसिंग लगा रखी है इसको हटा दो, मुझे खुली हवा आने दो। उस बेचारे को नहीं पता कि जैसे ही फेंसिंग हटेगी वैसे ही कोई गधा घोड़ा आकर उसको चर जाएगा। कितने घरों में माँ बाप शोक में डूब गए हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों को एक्स्ट्रा लाड़ के साथ पाला। बच्चे ने कहा मोटरसाइकिल, उन्होंने कहा मोटरसाइकिल, बिटिया ने कहा स्कूटी, उन्होंने कहा ले स्कूटी। हम क्या है, भारतीय जो माता पिता है ना, हम सब लोग वाजिद अली शाह और बहुत बड़े मतलब
महाराज लोग हैं, ठीक। हमारी इच्छा एक रहती है, वो इच्छा पूरा सत्यानाश किए हुए है, बच्चे को किसी तरह की कमी ना रह जाए। हम अपना पेट काट लें, हम चाहे चोरी करें, डाके डालें, लोगों का हक छीन लें, हम चाहे कुछ भी करें, पर मेरे बेटे या बेटी को सर्वोत्तम मिलना चाहिए। इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। कितने घर ऐसे हैं कि लड़कियां स्कूटी लेके और उसके बाद माँ बाप ढूंढ रहे हैं। कितने घर हैं जहाँ बेटे गए मोटरसाइकिल लेकर 12-14-16 मोटरसाइकिल लेकर निकला और उसके बाद आपके पास शेष रोने के सिवा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये नहीं हो सकता कि बचपन से बच्चे को बादशाह की तरह पालो और फिर वो जब बड़ा हो जाए तो सीधे उस पर माशाल्लाह लगा। बच्चे को बचपन से ही थोड़ा कम लाड़ के साथ पालिए, के अंदर रखिए, जैसे हमारे माँ बाप और हमारे नाना नानी की पीढ़ी रखती थी। हमारी निगाह से बच्चे को डरना चाहिए, अनुशासन चाहिए। हम उसको प्रताड़ित करें, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने खुद के आचरण से हम बच्चे को मर्यादा, जैसे दूध देते हैं ना रोज, ऐसे थोड़ा थोड़ा डोज बचपन से मर्यादा का अगर देंगे, पार्ले जी के बिस्किट के साथ थोड़ा जिम्मेदारी भी देंगे, तो निश्चित तौर से बच्चा जब बड़ा होगा तो वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझेगा। अभी जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी पिछली सारी पीढ़ियों से भिन्न है। ऐसे तो हमेशा नई पीढ़ी अलग ही होती है। They are better informed than us. They are better equipped than us. They are more exposed than us. So हमें अपने बच्चे की खातिर खुद को भी अपडेट करना है। और एक जो गलतफहमी माओ के दिमाग में होती है, पिता के दिमाग में होती है, हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, ये कोई गलती नहीं कर सकता, इसमें कोई दुर्गुण नहीं हो सकता, ये सब फालतू की बकवास है। इससे मुक्त होइए। बच्चा एक नन्हा पौधे को जैसे पानी देना, सुरक्षा देना आवश्यक है, ऐसे ही बच्चे जब तक कि उनमें उतनी समझ नहीं आ जाए कि वो अच्छा और बुरा कर सके, तब तक सावधानी आवश्यक है। धन्यवाद। थैंक यू। नंद किशोर जी प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। सर आपको भी मेरा नमस्कार। सर मेरा प्रश्न था कि भारतीय स्वतंत्रता जो मूल थी और जो अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमारे यहाँ परिवर्तन आया, यानी पाश्चात्य को स्वतंत्रता, मतलब हम भारतीय अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं पाश्चात्य से हम जकड़ गए। तो क्या हमारी स्वतंत्रता जो मूल थी वह सही थी, या आज जो है जो हम देखते ना हर बात की स्वतंत्रता, उनका मेरे पास ये स्वतंत्रता है, पता नहीं लिस्ट तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगी भारतीय की स्वतंत्रता, लेकिन वास्तव में मुझे तो महसूस तो होता है कि क्या हम स्वतंत्र हुए या परतंत्र हुए, क्योंकि पाश्चात्य ने इतना जकड़ लिया है कि मेरा बच्चा मेरे सामने ऐसे मेरा परिवार या मेरा समाज, कहीं ना कहीं मैं शिक्षक हूँ तो समाज का जो हिस्सा है वो इतना परतंत्र हो गया कि एक बार मुझे बाकिया जरूर सुनाना चाहूंगा क्योंकि शिक्षक हूँ, तो कहीं बस की बात हो रही थी कि हमें स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपने तरीके के कपड़े पहने, लेकिन कपड़े में कहीं ना कहीं एक ऐसी झलक थी जो समाज के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबक थी। तो इस पे थोड़ा सा मैं आपसे विचार चाहूंगा। इसमें मैं ये कहूंगा कि किसी कपड़े में कोई परेशानी की झलक नहीं होती है, ये मानसिक दृष्टिकोण का प्रश्न है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि मनुष्य तो बिना कपड़ों के ही पैदा हुए थे, आज भी बिना कपड़ों के ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और हमेशा होंगे। कपड़ों से, बालों से बच्चों का चरित्र नापने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वो चरित्र के थर्मामीटर नहीं है। हो सकता है कि बहुत सादा कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी हो, और आखिर महात्मा के वेश में रहने वाले लोगों ने क्या नहीं किया। और बहुत फैशनेबल
कपड़े पहनने वाली लड़की या लड़का ये संभव है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का हो। पाश्चात्य देशों की लड़कियों के बारे में हमारे मन में बहुत अंधविश्वास है। असलियत यह है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मतलब वो उनमें इतनी हिम्मत है कि वो किसी को भी किसी भी स्टेज पर ना कहने की उनकी हिम्मत है। इस तथ्य को जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि जो स्वतंत्रता हुई, ऐसा कैसे वो अंग्रेजों से मुक्त हो गए, अंग्रेजी से मुक्त नहीं हुए। मेरी प्रार्थना तो दूसरी है। मेरा कहना यह है कि 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक आजादी मिली, लेकिन कटु सत्य यह है कि ना हम अंग्रेजों से मुक्त हुए, ना हम अंग्रेजी से मुक्त हुए, ना हम पाश्चात्य सभ्यता से मुक्त हुए। ठीक है। अब लेकिन गजब का खेल यह है कि हमने उन्हीं की शिक्षा में पढ़ते हुए और उनको परास्त किया, और आज उन्हीं के संस्कृति में ढलते हुए उनके संस्थानों पे कब्जा कर लिया। हो सकता है कि 7-8 हफ्ते बाद आप अखबार में एक खबर पढ़े कि कोई भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है। ठीक है। और मेरे से अगर कोई अकेले में पूछता है कि भारत की प्रगति का तरीका क्या है, तो मैं तो देशी देहाती आदमी हूं, मुझे तो एक ही चीज लगती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि विदेशों में जाओ, दुनिया के हर देश में जाओ और ऐसे फैल जाओ जैसे बारिश में घास फैल जाती है। तो बिना किसी सेना के, बिना किसी सैन्य बल के, और सब जगह पूरी दुनिया में हमारा प्रभुत्व हो जाएगा। ये बात कहने का मैं साहस करता हूं, और ये बात आपको मेरे सिवा कोई नहीं कहेगा। सब लोग बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण की, बच्चे कम पैदा करो। मेरा दृढ़ता से ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर, आधिकारिक तौर पे नहीं, कमिश्नर के तौर पे नहीं, कमिश्नर के तौर पर मैं शासन की नीति का समर्थक हूं, उसका पालन करवाता हूं पूरी सख्ती से। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि आज हमारी जो ताकत है ना, और दुनिया में जो भारत की बकत है, ये सिर्फ हमारी जनसंख्या की वजह से है और कोई दूसरा कारण नहीं है। हम धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एज ए सोसाइटी इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पॉलिटिकल, या फिर जो संविधान के अनुच्छेद 19 में जो फ्रीडम डिफाइंड है वो इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम को देखते हुए मैंने ये इतिहास पढ़ा है कि प्राचीन कालिक भारत में औरतों को ज्यादा राइट्स थे, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम था, हमारा ट्रेड होता था रोमन एम्पायर से, लेकिन वो घट गया समुद्रगुप्त के बाद में। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल फ्रीडम? ऐसा है, वी इंडियंस आर वेरी आर्गुमेंटेटिव Indian. You must have heard about that book. Okay, so we are basically argumentative, and that is the reason why our forefathers able to write so many shastra, 108 Upanishad. So as an Indian, to me and to every Indian, it is the political freedom which is basic necessity of us. Then we have a model of economic freedom in just our neighborhood, but we dislike that. Okay, so firstly there should be political freedom of expression needed for every Indian. If we can't argue, then we will die ourselves. ओके, हमें शास्त्रार्थ करने की इतनी भीषण सामर्थ्य हमारे डीएनए में है कि हम पॉलिटिकल फ्रीडम के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। ठीक है, दैट्स इट। ये जो फ्रीडम की जो परिभाषा जो है, समय के अनुकूल आचार विचारधारा और अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ ये बदलती रहती है। तो अपन जो बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ आई मीन वी हैव द फ्रीडम टू एवरीथिंग, बट इट इज गेटिंग चेंज्ड व्हेन द एरा चेंजेस. Do we talk about the principles of setting certain norms for the following of the freedom, but when the freedom itself is changing its shape, how we have to modify
आचार विचारधारा और our systems of adoption of freedom? This is my question. Okay, so Ganesh ji, the world is ever changing. Every second, everything is changing at the possible maximum pace. When I am talking to you, even my cells, few cells are dying, few new cells are developing or they are born now. So this is the miracle of life. It always prefers change. So if the basics of freedom are changing, that is not astonishing. Let them change, and we human have best possibilities and capacities to change as per our requirements. Okay? And you know, everything is changing. Entire environment, global warming and green gas effect. So everything is changing. So the freedom is also changing. So no issue, but one thing, basics of life can't change. We are the byproduct of two things. Everybody knows it. Male plus female equal to birth. So just like that, love, hate, trust, and all the good ideas, they were needed in the ages of rishis. We still need them. Now we are living in the age of theft. We are living in the age of theft. This is the century of dacoits and thieves, because all the time they are listening us. Every time my phone is listening me. My phone is a detective against me. Your phone is a detective against you. Somebody is watching every second. Somebody is listening us, taping us. The things which is very personal and even our families don't know, we never discuss them with our family members, but the company, the service provider, he knows everything. So they silently supply the things which we like or we intend to collect or buy. Even in this age, basics can't change. So basics are here to live forever. That's it. Well said, sir. In fact, I'm totally impressed on that thing. As you rightly said in your writing, Advaita, regarding the Adi Shankara, the freedom of life is not only of choosing your path of the goal. It is also the manner and the way in which you want to achieve. So the freedom is धर्मार्थ काम मोक्ष में हम मोक्ष की पाने के लिए जब हम बात करते हैं तो उसकी जो अपनाने वाले जो रास्ता है उसका सिद्धांतिक रूप से अलग अलग लोग अलग अलग रूट चेंज करते हैं. तो इसमें फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन नहीं है, फ्रीडम ऑफ फॉलोइंग है. इसलिए आपका जैसा कह रहे हैं कि जो सिद्धांतिक मूल जो जीवन का जो चाहिए उसको फॉलो करने से फ्रीडम, उस आजादी से जो आप चाहते हैं उसी को मिल पाएगा. अन्यथा जो अपन विभिन्न लोगों का विभिन्न फ्रीडम चाहते हैं वो एक मार्गदर्शन में नहीं मिल पाएगा.
ये मेरा आई मीन माय व्यू ऑफ पॉइंट, दैट इज लेफ्ट टू यू सर, एंड यू कैन एनलाइटन मोर ऑन दिस. थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूशन. मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता का एक मानसिक पहलू भी है. अगर व्यक्तियों के या समाजों के या देशों के मन में एक बार पराधीनता की भावना भर जाए तो उनको आजाद करना बहुत मुश्किल होता है. और हमारे फ्रीडम फाइटर्स का बड़ा अचीवमेंट ये है, चाहे स्वामी विवेकानंद का, चाहे स्वामी अरविंद का, चाहे गांधी जी का, चाहे सुभाष चंद्र बोस का या क्रांतिकारियों का, कि उन्होंने जो हमें बड़ी चीज दी वो ये नहीं है कि राजनीतिक स्वतंत्रता दी. उन्होंने हमें जो बड़ी चीज दी कि हमारे हृदयों में जो विदेशी सत्ता का जो भय था, जिसने मानसिक गुलाम बना रखा था, उस मानसिक गुलामी से उन्होंने जो मुक्त कराया, वो असली उपलब्धि है हमारी आजादी की लड़ाई की. गांधी जी जब दांडी यात्रा करके और नमक कानून तोड़ रहे थे तो वो इतना बड़ा परिवर्तन था, दैट वाज अ सी चेंज, कि लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश थी कि अगर आप मानसिक दासता से मुक्त हो जाएं तो आप आज स्वतंत्र हैं, भारत आज स्वतंत्र है. ऐसा गांधी ने उस समय कहा भी था. और वो स्वतंत्रता की, मानसिक स्वतंत्रता की लड़ाई आज तक जारी है. और मुझे अच्छा लगता है कि वो मानसिक स्वतंत्रता धीरे धीरे सही हम प्राप्त कर रहे हैं. एक समय था जब ये माना जाता था कि जो भी बाहर से इंपोर्टेड चीज आती है वो अच्छी है और हमारे यहाँ की चीज खराब है. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों को ये भरोसा है कि नहीं, मेड इन इंडिया भी अच्छा है. मतलब हमारे पुरखों ने जो कहा था ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बेहतर है. तो अगर ये स्वर्ग से भी बेहतर है तो यहाँ से बनी हुई चीज किसी से कम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती. आज पूरी दुनिया धीरे धीरे ही सही उस तथ्य को स्वीकार कर रही है. धन्यवाद. थैंक यू सर, वेल सेड. जी धन्यवाद. मैं देख रहा था कि आज प्रश्नोत्तर सत्र में 2 हैंड रेज हुए थे, तो मेरी पूरी आशा थी कि हम समय सीमा में बांध सकेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि उषा जी भी अपनी बात रखे बिना रह नहीं पाएंगी. उषा जी. प्रणाम सर. सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पहले समय में महिलाएं केवल घर का काम करती थी और परिवार को बड़ी मजबूती से संभालती थी और परिवार टूटते भी बहुत कम थे. और आज हम महिलाएं घर भी संभाल रहे हैं, साथ में बाहर भी काम कर रहे हैं और परिवार को एक वित्तीय मतलब रूप से स्टेबल सुदृढ़ बना रहे हैं. तो हम महसूस करते हैं कि हम आर्थिक रूप से हम स्वयं में स्वतंत्र महसूस करते, फ्रीडम महसूस करते हैं. तो क्या ये फ्रीडम महसूस करना या खुद को समझना ये उचित है क्या? और महिलाओं की स्थिति में तो सुधार हुआ ही है सर. आज हम ये फ्रीडम महसूस करते हैं कि हम जहाँ चाहे जैसा चाहे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद कमा रहे हैं, हम खुद वेतन पा रहे हैं. तो एक आर्थिक रूप से खुद को मजबूत भी पाते हैं और फ्रीडम भी महसूस करते हैं. तो ये महिलाओं की स्थिति ये ठीक है, ठीक तो है ही, मजबूत है, बट ये महसूस करना क्या ठीक है सर? ये बिल्कुल ठीक है और ये गर्व की बात है. अगर कोई भी नारी अपने पांव पर खड़ी है तो आज की दुनिया में ये बेहद आवश्यक है कि हर स्त्री अपने पांव पर खड़ी हो. देखिए, हमारी संस्कृति में ऐसा कभी नहीं था कि महिलाएं घरों तक केंद्रित थी. ऐसा नहीं था. महिलाएं सभी भूमिकाएं निभाती थी. वैदिक समाज एक जीवंत समाज था, वो कोई मनुष्य समाज नहीं था. उसमें नृत्य था, गायन था, वादन था, उत्सव थे, त्योहार थे और जीवन का हर पल आनंद से परिपूर्ण कैसे हो, इसके लिए हर प्रयास किया जाता था. अब ठीक है, वो एक समय था, वो समय बीत गया. आज का जो समय है, आज के समय की सच्चाई ये है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए. व्यक्तिगत तौर से मुझे लगता है कि महिलाएं पुराने सिस्टम में जितनी सुरक्षा पाती थी, जो सम्मान पाती थी,
जो आराम था उनको, नए तंत्र में हमने उसको गंवा दिया है। और कई बार मुझे लगता है कि अब महिलाएं दोहरे शोषण का शिकार हैं। एक तरफ घर में उनके काम कम नहीं हुए और दूसरी तरफ कार्य स्तर पर उनके कई किस्म के शोषण हैं वहां, कि उनके सर पे कार्यभार है, ऑफिस के प्रेशर्स हैं, टारगेट्स हैं और 75 तरह की जायज और नाजायज अपेक्षाएं हैं। इससे मुझे लगता है कि आज की स्त्री का जीवन किसी भी युग की स्त्री की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद मैं इस बात का समर्थक हूं कि हमारी बेटियों को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा पुरुष समाज बेटियों का, महिलाओं का, माताओं का सम्मान करना नहीं सीख लेता, तब शायद स्त्रियों को खुद मुख्तार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। मैं देखती हूँ सर, मैं स्वयं टीचर हूँ तो मैं देखती हूँ सर कि उतने अच्छे से घर नहीं संभाल तो रही हूँ, पर कई चीजें ऐसी नहीं देख पाती जो घर में पड़ी हुई वो खराब हो जाती, फेंकनी पड़ती है। तो सर इसी कारण मैंने क्वेश्चन किया। सर हम वित्तीय रूप से तो हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं घर में हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, घर की चीजों का, सामान का। तो ये तो है सर। सर आपने मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे तो ये लगता है सर आप नियमित रूप से इस हमारे IUIC के मंच पर आते रहें सर। बहुत कुछ आपसे मिला है, अनमोल आपके वचन हैं, एक एक शब्द ग्रहण करने योग्य है। मैं व्यक्त नहीं कर पा रही सर। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर।